हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट मंथ स्ट्रेटजी रिगार्डिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन। अब लास्ट का टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने वो स्टोरी सुनी हुई है कछुए और खरगोश की। तो खरगोश तेजी से दौड़ता है पर लास्ट में जाके कुछ गड़बड़ कर देता है और अल्टीमेटली रिजल्ट उसके अगेंस्ट होता है। तो अगर रिजल्ट हमारे फेवर में हो तो लास्ट वाले टाइम को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और जितना बेटर यूटिलाइज करेंगे उतना हमारा रिजल्ट अच्छा होगा। तो यहाँ हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो आप देखें कि जो डेट शीट रिलीज हुई है उसके अकॉर्डिंग दो पेपर्स के बीच में कितना गैप है और उस गैप में हम कैसे स्टडी करेंगे। दूसरा पार्ट आता है, सेकंड जो है वो टाइम मैनेजमेंट। अब क्योंकि लिमिटेड टाइम है तो इसको किस तरह से यूज करेंगे और कैसे टाइम टेबल बना करके हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे, उसके लिए बनाना होगा टाइम टेबल। और थर्ड जो है वो होगा कि हम अपना सेल्फ स्टडी पैटर्न कैसे रखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ फिर भी कुछ याद नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी करने के पैटर्न में कुछ प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले है ये डेट शीट जो है। यहाँ हमें सिर्फ ये देखना है कि कितना गैप है, कितनी स्टडी हम अभी करेंगे और कितना पार्ट हम उस गैप में यूटिलाइज करेंगे। क्योंकि अगर पेपर के बीच में ज़्यादा गैप है तो हमारे पास वहाँ ज़्यादा टाइम होगा कि हम वहाँ पर उन टॉपिक्स को भी देख सकें जो शायद हमसे अभी छूट जाएंगे। तो इंग्लिश की बात करते हैं तो फर्स्ट जो है वो इंग्लिश वाला है, ये 22 को होगा। अब इससे पहले आप जितना चाहे टाइम ले सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप चाहें तो इसको 5 डेज एटलीस्ट दे दीजिए, जिससे कि हमारा पहला पेपर बहुत अच्छा रहे। उसके बाद आता है केमिस्ट्री। तो यहाँ इंग्लिश और केमिस्ट्री के बीच में अगर हम गैप काउंट करें तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर जो गैप आ रहा है ये आ रहा है 5 डेज का। अब हमें देखना पड़ेगा कि 5 डेज में हम कितना अच्छे से कर पाते हैं और कितना सपोर्ट हमें अभी स्टार्टिंग में रखना है। उसके बाद फिजिक्स में और केमिस्ट्री के बीच का जो गैप आता है ये आ रहा है 6 डेज का। फिर जिनका एडिशनल सब्जेक्ट एज अ फिजिकल एजुकेशन है तो उनके लिए जो फिजिकल एजुकेशन देने वाले हैं तो यहाँ जो गैप आ रहा है वो ऑलमोस्ट आ रहा है 8 डेज का। और फिर लास्ट जो पेपर होगा बायोलॉजी का, क्योंकि जब लास्ट पेपर होता है तो उस वक्त तक हम एग्जाम को बहुत अच्छे से समझ चुके होते हैं और लिखने का पैटर्न भी बिल्डअप कर चुके होते हैं, यहाँ तक कि हमारा टाइम भी प्रॉपरली मैनेज हो चुका होता है। तो ये लास्ट वाला पेपर जो है इसमें अगर कम गैप हो तो भी चल जाता है, बट स्टिल यहाँ पर जो गैप आया है बायोलॉजी के लिए वो 7 डेज का है। तो ये तो डेट शीट के अकॉर्डिंग रहा कि कितना गैप है। अब हमारे पास अभी 1 मंथ है, तो इस 1 मंथ में हम क्या स्टडी करेंगे और गैप में हम कितना वर्क कर सकते हैं, और इसके लिए आपको करना है अपना टाइम टेबल बनाना है, जिससे कि आप टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर सकें। अब टाइम टेबल जब बनाएंगे तो 2-3 चीजों को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसे मान लीजिए 3 पार्ट हम बना लेते हैं टाइम के, लाइक दिस। एक वो पार्ट जिसमें हम प्योर स्टडी करेंगे, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, इसको प्योरली यूटिलाइज करना है। दूसरा वो पार्ट होता है जिसमें होते हैं ब्रेक, ये गैप होते हैं, ब्रेक लेते हैं बीच में। इसमें आप कोई प्रोडक्टिव वर्क भी कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई गेम खेलना होता है वो कर सकते हैं। कुछ ऐसा कर लें जिससे आपको रिलैक्स मिलता हो। अगर कुछ एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं। और तीसरा जो टाइम का पार्ट होता है ये वो पोर्शन है जो हम प्योर वेस्ट करते हैं, वेस्टेज। तो जब टाइम मैनेजमेंट करने की बात आती है तो इसको आप पूरी तरह से मिनिमाइज कर दीजिए, तो अपने आप टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्टिव है। अब सेल्फ स्टडी करने के लिए मिनिमम आपके पास ये 12 आवर्स होने चाहिए, इतना टाइम आपको पढ़ने में लगाना है। बाकी ब्रेक आप यूज कर सकते हैं, पर इतना टाइम आपको देना है। और ये 12 आवर्स को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। किसके लिए? तो सब्जेक्ट्स के लिए। अब सब्जेक्ट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? तो सब्जेक्ट्स की बात अगर हम करें सो लाइक फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और एक और पार्ट हमारे पास है जैसे इंग्लिश वाला है, और एक एडिशनल सब्जेक्ट है। तो जो एडिशनल सब्जेक्ट है जैसे मान लीजिए फिजिकल एजुकेशन है, तो इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन को एक साथ रख सकते हैं, बट आपके तीनों जो कोर सब्जेक्ट हैं उनके लिए आपको प्रॉपर टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं किस तरीके से टाइम आप डिवाइड करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आप अगर 7 से लेकर के 10 तक ये एक सेट बना लीजिए 3 आवर्स का, 1 घंटे का ब्रेक दीजिए। उसके बाद 11 से लेकर के
और यहाँ तक आप कर सकते हैं ये 2 PM तक, ये दूसरा सेट बना लीजिए। तीसरा हो जाएगा 3 to 6 PM, और फिर बीच में एक गैप दे करके आप यहाँ पर 8 to 11, ऐसे 3 आवर्स के सेट आपको बनाने हैं जहाँ पे आप अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे। इसमें जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स ले लिया है तो इसमें फिजिक्स कंप्लीट करें। 11 to 12 वाले पार्ट में यहाँ पे आप केमिस्ट्री कर सकते हैं, और इस वाले पोर्शन में यहाँ पर बायोलॉजी कर लें, और लास्ट में इस वाले पार्ट पर यहाँ आप चाहें तो ये इंग्लिश वाला या फिर आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट है वो कंप्लीट करें। ये एक आइडिया है, बट आप इसके अकॉर्डिंग जैसा भी आपको ज़्यादा फिजिबल लगे वैसा आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। क्लियर है? पर आपको इतना टाइम तो मिनिमम देना ही है। अब बात आती है कि इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप समझ लीजिए अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ी बात, सर्दी के टाइम में पढ़ना, विंटर्स हैं और ठंड बहुत लगती है तो पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। रजाई में बैठ करके या कंबल में बैठ करके पढ़ाई करते हैं, सबसे गलत तरीका है। पहले अपने तरीकों को सुधारें। आपको पढ़ते टाइम पे टेबल चेयर ही यूज़ करनी है, या फिर आप खड़े होकर के घूम घूम करके जैसे भी पढ़ाई कर सकते हैं, बट बिस्तर में नहीं जाएं। बिकॉज हम थोड़ी ट्राई करते हैं कि चलो ठीक है थोड़ी देर सो जाते हैं, या ऐसे ही मैं कंबल में पैर डाल करके थोड़ी देर पढ़ाई कर लूँ, वो बहुत गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेल्फ स्टडी का पैटर्न कैसा रहेगा। मतलब आप एक सब्जेक्ट को 3 आवर्स दे रहे हैं, उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट है उसमें हमें देखना पड़ेगा कि टोटल चैप्टर्स कितने हैं, बिकॉज हम उसी के अकॉर्डिंग ही डिसाइड कर पाएंगे किसको कितना टाइम देना है, और इन चैप्टर्स का नेचर कैसा है। टोटल जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो इजी हैं, या फिर वो मॉडरेट हैं, या वो डिफिकल्ट हैं। तो शुरुआत आप इजी वाले पोर्शन से करें, क्योंकि जब इजी वाले से शुरू करेंगे तो वो बहुत अच्छा प्रोडक्टिव लगेगा, और धीरे धीरे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। तो आप मॉडरेट वाले चैप्टर्स कर पाएंगे, और जिनको आप बहुत डिफिकल्ट मानते हैं उनको फिर आप फाइनली लास्ट में रखें, क्योंकि यहाँ तक आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है और फिर आप डिफिकल्ट चैप्टर्स भी इजीली कर पाते हैं। और इन केस अगर कुछ डिफिकल्ट चैप्टर छूट भी जाते हैं तो उनको हम एग्जाम के गैप में कंप्लीट करेंगे। तो पैटर्न ऐसा होना चाहिए, सब्जेक्ट को चैप्टर्स के अकॉर्डिंग 3 में डिवाइड कर दिया। उसके बाद चैप्टर जो है, ये ईच चैप्टर में यही पॉलिसी फिर फॉलो करनी है। यहाँ पर भी जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो टॉपिक्स पे जाते हैं, चैप्टर्स के जो टॉपिक होंगे टॉपिक को भी इसी तरह से डिवाइड कर लें, या तो ये इजी वाले टॉपिक हैं, या मॉडरेट हैं, या फिर डिफिकल्ट हैं। तो यहाँ पहले इजी वाले टॉपिक से शुरुआत करें। इजी टॉपिक को पहले करेंगे तो कॉन्फिडेंट बना रहेगा, उसके बाद फिर मॉडरेट वाले टॉपिक को करें, और लास्ट में डिफिकल्ट वाले को। और अगर किसी चैप्टर में कोई डिफिकल्ट वाला टॉपिक छूटता भी है तो उसका नुकसान मिनिमम होगा। और ये जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर कैसे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर कोई पोर्शन ऐसा है जो डिफिकल्ट तो है पर उसमें से प्रीवियस ईयर्स में कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए, या उनका अमाउंट बहुत कम है, तो ऐसे डिफिकल्ट वाले पोर्शन को आप अभी के लिए छोड़ सकते हैं। बीच में अगर गैप में टाइम मिलेगा तो उसमें कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली हमें सब्जेक्ट, चैप्टर और टॉपिक के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। इसके बाद हमारा पढ़ने का पैटर्न कैसा रहेगा। तो पढ़ने का पैटर्न ऐसा होना चाहिए जिसमें आप फास्ट रीडिंग करें, अंडरलाइन करें, और फिर जो अंडरलाइन वाला पोर्शन है उसको या तो रफ वाले पार्ट में अलग से लिख लें और उसको याद करने की कोशिश करें, जिससे कि ऐसा नहीं होगा कि हमने याद किया और हमें कुछ पता नहीं रहा। अब जब हम याद करने जाते हैं तो पहले हम समझेंगे कि पेपर जो हम देने वाले हैं उसका पैटर्न कैसा है, क्योंकि पैटर्न से हमें ज़्यादा ये आइडिया लगता है कि हमें किसको कितना याद रखना है, किसको कितना वेटेज देना है। तो इस साल के पेपर का पैटर्न आप समझें तो इसमें अलग अलग सेक्शन है, ए, बी, सी, डी एंड ई, और सबके क्वेश्चंस का पैटर्न अलग अलग है। जैसे आप यहाँ देखें सेक्शन 1 में टोटल जो आते हैं वो 16 क्वेश्चंस आते हैं, और ये होते हैं 1 मार्क्स के लिए, और ये आपके लिए बहुत इजी होंगे बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होते हैं जिसकी हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होती है। तो यहाँ ज़्यादा लिखना नहीं होता, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट पे हमें प्रॉब्लम लिखने से ज़्यादा होती है। तो 16 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा।
फिर आता है सेक्शन बी, इसमें होते हैं 5 क्वेश्चंस और ये होते हैं 2 मार्क्स के, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। फिर आता है सेक्शन सी, जिसमें आते हैं टोटल 7 क्वेश्चंस और ये होते हैं 3 मार्क्स के लिए, और ये भी शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, बट हाँ इसमें आपको टाइम कंपैरेटिवली लगेगा। फिर सेक्शन डी में आते हैं 2 क्वेश्चंस और ये होंगे 4 मार्क्स ईच। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको कोई केस दिया जाता है और आपको उसको उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना होता है, थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। और सेक्शन ई में यहाँ पर हमें मिलेंगे 3 क्वेश्चंस और ये होंगे 5 मार्क्स के। हाँ ये बड़े क्वेश्चन होते हैं, कई बार ऐसे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन 2 या 3 पार्ट में दिए जाते हैं, तो उतना डिफिकल्ट नहीं होता, आप जितना दिया गया है उतना लिखें, बहुत ज़्यादा लिखने से बचें। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर मान लीजिए ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है और इसमें आपको बहुत आता है और आपने बहुत ज़्यादा लिख दिया, तो कहीं ना कहीं टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा। और फिर लास्ट में जब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे तो इसमें जल्दबाजी कर देंगे, लिखते टाइम पर राइटिंग बहुत बुरी तरह से बिगड़ जाएगी, और जैसे ही राइटिंग बिगड़ती है वो हमारा कॉन्फिडेंट वहाँ पे समझ में आ जाता है, कॉपी चेक करने वाला उसमें अच्छे मार्क्स नहीं देता। तो हमें टाइम को पेपर के टाइम पे प्रॉपर यूज करना है, जिससे कि हमारे सारे क्वेश्चन अच्छे से लिखने में आ जाए। अब लिखना कितने क्वेश्चंस को है, तो आप ये समझें, ये वाले सारे क्वेश्चंस वो हैं जिनको आपको लिखना है, बिकॉज फर्स्ट 16 वाले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लिखने का पार्ट सिर्फ ये है, तो ये टोटल हो जाएंगे 17 क्वेश्चंस। आपको 17 क्वेश्चंस लिखने के लिए प्लस 16 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं वो करने के लिए 3 आवर्स मिले हैं। अब वो 3 आवर्स को प्रॉपर यूटिलाइज करना होता है। इन केस अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन बीच में ऐसा आ गया जो नहीं आ रहा था, आपने करना शुरू किया सीक्वेंस में, तो आप उसको बाद में कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ सीक्वेंस में करना शुरू करें और सेक्शन बी का कोई क्वेश्चन है जो आपको आ तो नहीं रहा था पर आपने सीक्वेंस में लिख दिया और वो गलत है। तो गलत अगर शुरू में पकड़ में आ गया तो उसके आगे जो इंप्रेशन है वो खराब हो जाता है और आपके मार्क्स कम होने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। आगे ये होता है कि अगर आप कोई क्वेश्चन या कोई भी स्टेटमेंट है उसे काटना चाहते हैं, तो उसको बड़े ऐसे क्लियर वे में कट करें, ना कि इतना गंदे तरीके से काटें कि वो पूरा पेज पीछे तक फट जाए। तो आपकी जो कॉपी होती है आंसर शीट वाली, वो आपके टैलेंट का इंप्रेशन होती है और उसी के बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरह से जब आप पेपर करें तो पेपर में टाइम का ध्यान रखें और लिखते समय राइटिंग और लिखने के पैटर्न का अच्छे से ध्यान रखें। किसी भी क्वेश्चन को जरूरत से ज़्यादा बड़ा नहीं लिखें और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में अननेसेसरी का कंटेंट नहीं लिखें। अगर कोई डायग्राम पूछा गया है तो डायग्राम आप एनसीईआरटी का डायग्राम ही लिखने की कोशिश करें। अब सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे, तो जब आपको पता है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा है, 2 मार्क्स का कैसा होगा या 5 मार्क्स का कैसा होगा, तो जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को अंडरलाइन करें। जैसे मान लीजिए चैप्टर है, एनसीईआरटी की बुक में इस तरह के चैप्टर दिए हुए हैं, आपको बुक से ही रीडिंग करनी है और फास्ट रीडिंग करनी है। तो जहां भी आप रीडिंग करेंगे फास्ट रीडिंग के टाइम पे अगर कोई ऐसा कीवर्ड आता है, जैसे यहाँ पे आप देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन में ये जो टर्म आता है, लाइक कुछ कीवर्ड्स हैं, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। तो इस तरह के टर्म्स को आप अंडरलाइन कर लें और चाहें तो साथ में रफ नोटबुक में लिख लें, जिससे बाद में उन रफ नोटबुक में लिखे हुए कीवर्ड्स को अलग से रिवाइज कर सकते हैं। या जैसे मान लें कोई स्टेटमेंट आ गया, जैसे यहाँ है, ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वर इनिशिएटेड इन इंडिया इन 1951, तो आपको बेसिकली 1951 याद रहना चाहिए। तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं उनको रफ में लिख लें। और जब आपने प्लान किया था कि आपको 3 आवर्स तक ये एक सब्जेक्ट को डेली स्टडी करना है, अब यहाँ प्लान क्या करना है आपको कि इसका फर्स्ट हाफ आवर्स, इसमें आप बेसिकली प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख लें कि ये जो चैप्टर है इसमें प्रीवियस ईयर्स में कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन सा क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आया हुआ है, कौन सा 2 मार्क्स के लिए है, कौन सा 5 मार्क्स के लिए है। तो आपको अंडरलाइन क्या करना है, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, ये आइडिया लग जाएगा। फिर बीच के जो 2 आवर्स हैं उसमें फास्ट रीडिंग करनी है और अंडरलाइन करना है। और लास्ट का जो हाफ आवर्स होगा डेली, ये बहुत कीमती है। इसमें आप कुछ क्वेश्चंस को लिख करके प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप लिख करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे बोर्ड के लिहाज से उतना फायदा होगा नहीं। अब जब आपने ये चैप्टर कर लिया तो इसके लिए रिवीजन स्ट्रेटेजी भी डेवलप करें। रिवीजन स्ट्रेटेजी के लिए क्या करना पड़ेगा, ये चैप्टर का ये जो स्पेस होता है इसको यूज करना है
और यहाँ पर ही कुछ चेकलिस्ट बना लेनी है कि हमें पता हो कि क्या किया है और क्या छूट गया है। जैसे पहला हमने क्या किया था, रीडिंग किया था, तो जो रीडिंग किया कितनी बार इसकी रीडिंग की है ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर्स के PYQ हमने देखे और उनको समझा पर लिखा नहीं, तो PYQ आपने देखे हैं ये लिखें। और तीसरा इनकी प्रैक्टिस की है, लिख करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। तो जितनी बार आप रीडिंग लगाते हैं यहाँ नंबर बढ़ाते जाएं। जैसे एक बार आपने रीडिंग लगाई 1 मार्क कर दीजिए, एक बार और रीडिंग लगाई तो इस तरह से आप 1 और मार्क कर दीजिए। PYQ आपने कितने बार देखे, जैसे आज देखा, आइडिया ले लिया, फिर अगले दिन 6 दिन के बाद फिर से रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि 5 या 6 दिन में एक बार आप रिवाइज जरूर कर लें। तो PYQ आपने फिर से रिवाइज किए हैं तो 1 और मार्क कर दें। और लिख करके प्रैक्टिस किया है तो यहाँ क्वेश्चंस के नंबर लिखें कि जैसे मान लीजिए इस बार आपने 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं लिख करके, उसके बाद अगले 6 दिन बाद जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो यहाँ आपने 4 क्वेश्चन और लिख के प्रैक्टिस किए हैं। तो आपको आइडिया होगा जब आप चेक करेंगे कि किस चैप्टर के लिए मैंने कितना काम किया है, तो चैप्टर के ऊपर ही आपको यहाँ पर बुक में सारा आइडिया मिल जाएगा। अगर किसी में कम होगा तो टाइम पर आप उसको दोबारा रिवाइज कर पाएंगे, पर ये सारा डिटेल जो चेकलिस्ट है वो आप चैप्टर के ऊपर यहाँ पे लिख दें। तो इस तरीके से अगर आप प्रॉपर वे में स्टडी करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम देंगे, तो आप अपनी एबिलिटी को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे और उसे हम सक्सेस बोलते हैं। बिकॉज सक्सेस क्या है कि अगर जो हमारा पोटेंशियल है उसको हम पूरी तरह से कन्वर्ट कर पाते हैं रिजल्ट में, तो वो सक्सेस है। चाहे आपके 90% आते हो या 95% आते हो। यूजुअली अगर मान लीजिए किसी बच्चे के 95% भी आते हैं और दोबारा जब एग्जाम होता है तो उसके 90% आते हैं, तो इसको हम सक्सेस नहीं मानेंगे चाहे उसके 90% आए हों। तो आप अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम एक्सप्लोर कीजिए और जो मैंने आज कुछ पॉइंट बताए हैं इन पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। तो बच्चों आपको बोर्ड में आपकी जो एक्चुअल अभी परफॉर्मेंस चल रहा है उससे ज़्यादा परसेंटेज बनेंगे। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और इन सब की हेल्प से आपके डेफिनेटली बोर्ड का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। और अगर अभी भी आपके कुछ क्वेरीज हैं या कुछ और ऑप्शन ऐसे होते हैं जिन पर आपको डिस्कस करना है, तो आप डाउट काउंटर पे आके मेरे से बात कर सकते हैं या टेलीफोनिकली कॉल कर सकते हैं। पर मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित तौर पे आपके बोर्ड का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।